Hello everyone. Today we will discuss about the shape, size and density of nucleus. प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस जैसे कि आइसोटॉन्स, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ा। और आज हम स्टडी करेंगे शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पहला टॉपिक आज ख़त्म होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। तो शेप के बारे में सबसे जो पहले डिटेल में बात आती है वो क्या है, देखिए वैसे तो हमें मालूम है कि न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप का माना जाता है, पूरा का पूरा 100% हम मानते हैं। बट एक्चुअली में होता क्या है कि 90% स्फेयर होता है वो। उसमें जो डेविएशन होता है, जो स्फेरिकल डेविएशन होता है, जो बनावट होती है उसकी, वो 10% से भी कम होती है उसमें डेविएशन। ठीक है, तो मतलब हम एक्चुअली में 100% हम उसको स्फेयर मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसमें स्फेरिकल डेविएशन होती है न्यूक्लियस में, वो लेस देन 10%, लेस और इक्वल टू 10% होती है, यानी बहुत ही कम होती है। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, तो शेप के बारे में इतनी कुछ खास बातें हैं नहीं, बस यही बातें आपको याद रखनी है कि जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो क्या होती है, एक तरीके से स्फेयर ही मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पैरामीटर आएगा दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस में आपको मालूम है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो एक स्फेरिकल शेप होता है। ये मैंने इसका रेडियस मान लिया है आर, कैपिटल आर। और हमें मालूम है कि स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है बच्चों, एंड दैट इज 4/3 πr³ क्लियर है, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब ए मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ए मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ा दूं तो क्या उसके न्यूक्लियस की वॉल्यूम यानी उसका जो साइज है वो बढ़ेगा या घटेगा? क्या मैंने ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ये वो करेक्ट है या उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है आपको? बिल्कुल ठीक है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मान लीजिए कि एक रूम में 5 बंदे हैं, और अगर किसी कारण से किसी फंक्शन शादी ब्याह में 10 बंदे और आ जाएं, और अगर हमें उन्हें उसी रूम में रुकने के लिए बोला जाए तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बड़ा रूम चाहिए, वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए। तो वही चीज़ इसमें होता है, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, और उनको रखने के लिए न्यूक्लियस की वॉल्यूम बड़ी होती चली जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सी एक इक्वेशन मैंने लिखी है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, क्लियर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, यहाँ 4/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्यूब रूट बोथ साइड करूँगा तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्यूब रूट बोथ साइड करूँगा, इसका क्यूब रूट करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और इसका a 1/3। रिमूव द proportional sign and apply a constant, and that constant is known as r0, a 1/3। और इस r0 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.2 फर्मी, या हम इसको लिख सकते हैं -15 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक बहुत ही सिंपल सी बातें हो रही हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो ये था फॉर 2 मार्क्स के लिए, ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, अब हम हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है और फर्स्ट टॉपिक का जो लास्ट
स्टेप आता है यहाँ पे, दैट इज द डेंसिटी या न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में चलो पढ़ते हैं। साफ तौर पे हमें मालूम है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आपको मालूम है कि मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो हम स्फेरिकल एज्यूम करते हैं। क्लियर है। हमारा मेन मकसद है जिसमें हमें दिक्कत आएंगी वो है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालेंगे हम। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे ना दो मेथड है। एक मैं दोनों अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे करवाना चाहूँगा आपको मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करने के, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो साफ तौर पे हमें मालूम है ये कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये मालूम है। ठीक है। अब हम चलेंगे न्यूक्लियॉन्स का मास निकालने पे। न्यूक्लियॉन्स का मास कैसे निकालते हैं, देखिए हमें मालूम है कि जो 1 AMU होता है, 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में करवाया भी होगा कि 1 AMU किसके बराबर होता है। देखिए 1 AMU 1.67 इंटू 10⁻⁴ है ना। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम टोटल। तो अगर मैं 1 AMU को ए से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये टोटल मास नहीं आ जाएगा। देखिए 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इसी के बराबर होता है। अभी मैं अल्टरनेटिव मेथड में आपको पूरी डिटेल में मैं समझा दूंगा। ठीक है। और इनटू ए क्या होता है कि टोटल संख्या कितनी है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, टोटल संख्या कितनी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। और एक की कितनी होता है, मास कितना होता है, 1 AMU। और अपॉन क्या है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। और डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए इंटू 1 AMU अपॉन 4/3 पाई। आर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, R0 A 1/3। और आर का क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। इसको सोल्व करूँगा तो a इंटू 1 AMU अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल होता है यहाँ पे। और इस तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। 1 AMU में कितने kg होते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन 4/3 पाई। R0 की वैल्यू हमने डिस्कस किया था 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब। ये हमने बताया था, मैंने कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट है 1.2 फर्मी होती है, वो मैंने यहाँ पे पुट की है। तो अप्रोक्स जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आती है बच्चों 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, बोलो। ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यू आपको याद रखनी है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहीं तक हम निकाल कर आते हैं इसमें। इसका अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको समझाता हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, अब जल्दी समझ में आता है वो। देखिए हमें ज़रूरत है मास ऑफ न्यूक्लियस की। अब ध्यान से देखिए, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, यानी एक प्रोटॉन का मास मैंने मान लिया MP। ठीक है। दिस इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। प्लस एक प्रोटॉन का मास मैंने ले लिया Mn। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे लिखा जाता है, A - Z। समझिए ध्यान से,
एक प्रोटॉन का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास और इंटू में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्स इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था 1.672 एंड 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 10⁻⁻27 kg, दोनों बराबर ही होते हैं अप्रोक्स। 0.002 ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को बराबर ले लूँ, मैं इनको ऐसी इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एम, तो यहाँ से और ये एम मैंने कॉमन ले लिया, जेड प्लस ए माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल एंड दैट इज एम ए अपॉन क्या होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू, वो तो फिर आगे की वही बात चलेंगे जो मैंने ऊपर कर रखी है ये वाली सिस्टम, नीचे तो वही चलेगा। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे पूरी तरह से तो कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है, पाई आर ए से कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा 3m/4 पाई आर नोट की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और m क्या होता है 1 AMU, तो अप्रोक्स वही वैल्यू निकल कर आती है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर शेप के बारे में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इतना याद रखिए कि अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस पूरी तरह से स्फेरिक होता है या नहीं है, तो आप कहना हाँ होता है, लेकिन लेस देन 10% उसमें डेविएशन होते हैं, अगर एरर भी होता है तो लेस देन 10%, जो कि ना के बराबर होता है। ठीक है, सो एक बार इनको पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए इस वीडियो को, 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप देख सकते हो देखिए प्लीज़। ठीक है, इसके नोट्स पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।